फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने ट्यूशन पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 7 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसे एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। डिस्कशन के साथ यह रहने वाला है। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिलहाल ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। मेघालय के पठार के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, यह सरासर गलत है। मेघालय के पठार पर अवस्थित चिरापुंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यह वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, यह भी सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। मेघालय पठार की अगर बात की जाए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नोकरेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक नदी नहीं है, कौन सा नहीं है। हेमावती है, अर्कावती है, अमरावती है, जबकि इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसके सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कोडागु जिला कर्नाटक से निकलता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका याद रखिएगा। हेमावती, अर्कावती, अमरावती, उसके बाद लोकापावनी, हिरांगी, शिमसा, सुवर्णसिरी, भवानी, काबिनी, यह सभी के सभी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और इसमें सबसे ऊंची जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। हालांकि यह दूसरा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंची जलप्रपात शिव समुद्रम है। और सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात, जो कि बराही नदी पर स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं। हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है। हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है, बिल्कुल। और यह करेवा मिट्टी मिलता कहाँ है, तो कश्मीर में। ऊंचे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ऊंचे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। द्वार स्थलाकृति चाय बागानों के लिए विकास के लिए जानी जाती है। तो यह तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है। ऊंचे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। द्वार स्थलाकृति चाय बागानों के लिए विकसित किए गए थे या फिर विकास के लिए जानी जाती है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। यह कौन सा है, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनजाति दिया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है, तो गारो खासी जयंतिया हो जाएगा। और नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। दिन और रात की अवधि से संबंधित कौन सा कथन सही दिया गया है, देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जानते भी हैं उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है, वैसा ही अगर बात की जाए कि जैसे जैसे दूर जाएंगे भूमध्य रेखा से अंतर बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ है, तो बिस्के की खाड़ी में स्थित है। आइबेरियन
प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी में अवस्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप यह किसमें है? तो काला सागर में। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर। कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर। कोपियार्क महाद्वीप कार्पेंटोरिया की खाड़ी में अवस्थित है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी, आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी, बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर, कोपियार्क प्रायद्वीप कार्पेंटोरिया की खाड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम में सजाइए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसे तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑर्गन। तो पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन, दूसरे नंबर पर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे आपका आएगा नियॉन और चौथे नंबर पे आएगा आपका हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि अवरोही क्रम में दिया गया था, घटते क्रम में सजाना था। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। चक्रवात का नाम दिया गया और देश। विली विलीज ये तो जानते ही, यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। टाइफू यह कहाँ का है चक्रवात? तो चीन, जापान, तो मिला लेंगे इसके साथ, जापान के साथ। बागुयो चक्रवात कहाँ का है? तो फिलीपींस का है। और हरिकेन कहाँ का है? यूएसए का। विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जापान, बागुयो फिलीपींस और हरिकेन यूएसए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देश और राजधानी से दिया गया है। मिलान करने से क्या होता है कि एक साथ 4 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। लेबनान, लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, वह जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। एक बार फिर से, लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएंगे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो किसी स्रोत से सीधे सीधे उत्सर्जित होते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषकों के साथ ऐसा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4, भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा जो है यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं, यह द्वितीयक प्रदूषक है। भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा जो है यह द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे CO2 हो गया, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हो गया, यह सब क्या है? तो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है? इसमें से कौन सा पक्षी है जो IUCN के द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है? तो हो जाएगा आपका श्वेत उदर बगुला, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, बंगाल फ्लोरिकन। यह तीनों के तीनों जो है संकटपन घोषित हो चुका है। श्वेत उदर बगुला, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, बंगाल फ्लोरिकन, यह सभी के सभी पक्षी जो है संकटग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? कंधार का अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? आप लोग को पता है द्विभाषी लिपि का यहाँ प्रमाण मिला है। यह जो लिखा गया था यूनानी और अरमाइक लिपि में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरमाइक। पाकिस्तान में जो भी लिपि मिली है, पाकिस्तान में जो भी अभिलेख मिले हैं उसकी लिपि क्या थी? तो खरोष्ठी थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और भारत में जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं वह सभी सभी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिला है, जो कि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी दिया गया है, मिलाना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? जानते ही हैं, रावी नदी के किनारे। और अभी वर्तमान में माउंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थी, अभी वर्तमान में कहाँ है? तो लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, यह वर्तमान में अपने भारत के राजस्थान में है। लोथल या भोगवा नदी के किनारे और है कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में है कालीबंगा, ठीक है। वरनावली जो है हिसार हरियाणा में है। वही धौलावीरा जो है मानहर या मानसर नदी के किनारे है और कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में। तो याद रखिएगा, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो मानसर या मानहर नदी के किनारे है, कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में।
गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच लंबी चली लड़ाइयों की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? जानते हैं कन्नौज पर नियंत्रण के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंशों ने लड़ा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं, बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना प्रारंभ किया, यह भी सही है। एकतादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, उसे समाप्त करके नगद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इल्तुतमिश के समय ही 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने सिंधु के तट पर आया था। मतलब कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय ही 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। बलबन के बारे में याद रखिएगा। सन 1279 में मुल्तान के राजकुमार मोहम्मद शामाना के बुगरा खान और दिल्ली के मलिक मुबारक ने मिलकर मंगोलों को हराया। बलबन के समय अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो 1296 से 99 में जफर खान ने जालंधर में मंगोलों को हराया। साथ ही 1304 में अली बेग और ताश की हार हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो 1329 में तरमासिरिन खान दिल्ली के बाहरी इलाकों तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से हार गया था। ये सभी के सभी जो थे मंगोल आक्रमण के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट है, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच हुआ था? शीत युद्ध यह जो हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। यह कब से कब तक चला था? 1947 से लेकर के 1991 तक। 1947 से लेकर 1991 तक। वही 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। चिनकिलिच खा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत दिया गया है, बताइएगा। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है? चिनकिलिच खा वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, बिल्कुल सही है। चिनकिलिच खा को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, जी हाँ। चिनकिलिच ने आशफ जाही वंश की नींव डाली थी, यह भी सही है। इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे, यह सरासर गलत है। और यह किसने शामिल किया था? तो अवध के शासकों ने खड़ी की थी, ना कि चिनकिलिच खा ने। तो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही है, लेकिन ये जो दिया गया है इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी थे, तो ऐसा करने वाला अवध का शासक था, न कि हैदराबाद का। तो राइट आंसर हो जाएगा मतलब चिनकिलिच खा। तो राइट आंसर जो होगा 1, 2 और 3। गलत कौन सा है? तो सिर्फ और सिर्फ 4 गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है, देखते हैं। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, जी हाँ। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जी नहीं। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए माता पिता के नहीं अपने पति से लेने की अनुमति की जरूरत होती थी, ना कि माता पिता से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के इसके संस्थापक थे। वही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, इन्हीं के प्रयासों से किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। वही प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था NM जोशी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था?
बताइएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो फरवरी 1986 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1946 से। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था, जिसका रिपोर्ट 1930 में आया था। इसी के आधार पर ही साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 के आगे संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। इसी उपरांत लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा इसी में दिया गया था। बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बंगाल विभाजन से संबंधित कौन सा कथन गलत दिया गया है? जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, बिल्कुल हुई। कब हुई थी जी? 19 जुलाई 1905 को, कहीं कहीं 20 जुलाई भी रहता है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब विभाजन हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया, या गलत है? पृथक पृथक आंदोलन नहीं चलाया था, साथ में चलाया था, और यह प्रारंभ हो गया था आपका 7 अगस्त 1905 को, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसमें वंदे मातरम का नारा क्या हुआ था? उस समय विख्यात हुआ था। आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए, यह भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, बिल्कुल किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई, नहीं। थानों की व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही स्थापित की गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक सही है और 2 क्या है? गलत है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसे भारत में पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। सिविल सेवा और पुलिस सेवा दोनों का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा को इस्पात का चौखट कहा गया। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लाया गया। डलहौजी की बात करते हैं तो इसके समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और 1849 ईस्वी में 1849 में पंजाब को विलय कर लिया था। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और यह क्वेश्चन बिहार एग्जाम में पूछा भी गया है। विलय का सिद्धांत डलहौजी के शासन काल में लाया गया था, जिसके लिए इसका आलोचना भी किया गया, और अंततः 1857 का परिणाम देखने को भी मिला। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय था, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? तो यह हुआ था जी आपका असहयोग आंदोलन। प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, समाप्त हुआ था 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बिहार विद्यापीठ हो, काशी विद्यापीठ हो, या फिर गुजरात विद्यापीठ हो, असहयोग आंदोलन के समय में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? बताइए। करंट मैं टेलीग्राम पे करवा रही हूँ, आप लोग चाहें तो डेली क्यूज लगा सकते हैं। तीस्ता प्रहार कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेजर्ट फ्लैग जो है यह बहुराष्ट्रीय है और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। छठा डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और इस बार जो है पुणे में हुआ। डस्टलिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। चौथा टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प तो जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और यह कहाँ हुआ है इस बार? विशाखापत्तनम में। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ है। इंद्र अभ्यास हुआ कहाँ है? तो चेन्नई में। अभी हमने बताया डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, डस्टलिक पुणे में हुआ, टाइगर ट्रम्प विशाखापत्तनम में हुआ, इंद्र अभ्यास चेन्नई में हुआ। इंद्र अभ्यास कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। प्रचंड प्रहार ये भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है, और
अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो प्रचंड प्रहार याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश। एकेमी अभ्यास, एकेमी अभ्यास जो है भारत और तंजानिया के बीच में हुआ है और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए और भी याद रखिएगा। खंजर, खंजर अभ्यास 2025 की बात करते हैं तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में ही किया गया, जो कि इसकी राजधानी भी है। ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स जो है भारतीय नौसेना के बीच में हुआ, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है, पता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, और आयोजन कहाँ किया गया था, तो अरब सागर में। अरब सागर में जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ उसे ध्यान रखिएगा। सी ड्रैगन अभ्यास जो है बहुराष्ट्रीय है और इसका आयोजन जो है गुआम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया। गार्जियन अभ्यास, धर्म गार्जियन, यह किसके बीच, तो भारत और जापान के बीच में होता है। इसका आयोजन इस बार जापान में ही किया गया। साइक्लोन, साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है युद्धाभ्यास, और इसका आयोजन इस बार राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। राजस्थान के महाराजगंज फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। एक्वेरिन, एक्वेरिन भारत और मालदीव का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भी मालदीव में ही किया गया। तो चलिए सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी। क्वेश्चन रहा 30 नंबर, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी वे महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो यह चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली कौन थी, तो सुषमा स्वराज थी, जो कि बीजेपी से ही थी 1998 से लेकर के अक्टूबर 1998 से लेकर दिसंबर 1998 तक, हालांकि 52 दिन तक ही मुख्यमंत्री रही थी। दूसरे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी, और तीसरे मुख्यमंत्री अतिशी मालेना सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से रहीं, और अभी हाल ही में तो जानते हैं रेखा गुप्ता बनी है, जो कि बीजेपी से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है, लौह उत्पादन में पहला स्थान रखता है आपका ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया जो है प्रथम स्थान रखता है। और बॉक्साइट में भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है लौह अयस्क और बॉक्साइट में प्रथम स्थान रखता है। वही कोयला और ग्रेफाइट में प्रथम स्थान किसका है, कोयला और ग्रेफाइट में प्रथम स्थान चीन का है। और चांदी में प्रथम स्थान किसका है जी, चांदी में प्रथम स्थान मैक्सिको का है। हीरा में प्रथम स्थान आपका रूस का है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, सोना चीन में ही होता है। यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान, निकेल इंडोनेशिया, क्रोमाइट और प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। एक बार फिर से सुनिएगा, उत्पादन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए आपका फेमस है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कोयला ग्रेफाइट के लिए फेमस कौन सा है, कोयला ग्रेफाइट और सोना, ये किसके लिए विख्यात है, तो चीन हो जाएगा, चीन। यूरेनियम कजाकिस्तान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। निकेल इंडोनेशिया में, क्रोमाइट प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में, क्रोमाइट और प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में, कच्चा तेल अमेरिका में, और हीरा जो है रूस में। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में, कब, 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था, और सबसे पहले पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। घोषणा कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन में। कब यह घोषणा हुआ था, 1972 में। मनाया कब से जाना प्रारंभ हुआ, 1974 में, ठीक है। चलिए सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा किया गया, तो गेंदा तो अपना बिहार ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया अनुदान के रूप में दिया भी जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6.3। ये अनुमान लगाया गया आपका विश्व बैंक के द्वारा 6.3%। आरबीआई के द्वारा आपका लगाया गया कितना, आरबीआई ने अनुमान लगाया है आपका 6.5, विश्व बैंक 6.3, आरबीआई 6.5। वही आईएमएफ जो है 6.2% का अनुमान लगाया है। आईएमएफ जो है 6.2। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आईएमएफ 6.2 का अनुमान लगाया है, विश्व बैंक 6.3 का, वही आरबीआई 6.5 का अनुमान लगाया है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान, ठीक है जी। चलिए अगर पूछा जाए और
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना अनुमान लगाया है, तो 7% अनुमान लगाया है। मूडी जो है मूडीज 6.3% का यह अनुमान लगाया है। मूडीज जो है फिर से जो है FITCH फिर से इन्होंने 6.4% का अनुमान लगाया है। ये सब पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वक्फ संपत्तियों के लिए कौन सा पोर्टल? उम्मीद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पोर्टल किसने? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? जलवायु घड़ी या कहाँ लगाया गया है? तो आपका नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे कुछ याद रखिएगा, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो भीष्म है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो भीष्म है। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? तो पुणे में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो पाली जिला राजस्थान में। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। ठीक है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो कोझिकोड बना है, जो कि कहाँ है? केरल में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव बनी है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। चलिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप में पहला शाखा खोलेगा आपका HDFC बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर। अब यहाँ 4 ही दिन वर्क कर सकते हैं, यह देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा है। वही BSF के पहली महिला स्नाइपर कौन है? BSF के पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। कौन है? सुमन कुमारी। भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? यह किया गया है जी आपका बेंगलुरु में। जितना भी दिया गया था सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। UNFPA UNEPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? या कौन सा बन गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, विमान का नाम क्या था? यह घटना हुआ था आपका 12 जून 2025 को। इसमें 242 लोग सवार थे और इसका नाम क्या था? बोइंग 7878। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7887S। टाटा समूह ने प्रत्येक पीड़ित के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है। ई-वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ई-वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये आपका बन गया है बिहार। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुए हैं? ग्लोबल जेंडर गैप 131वें स्थान प्राप्त हुए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो मोनाको बन गया। कौन सा? मोनाको। पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो गुजरात का है। ठीक है। दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत जो है 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान क्या है? तो 96 है। वही पहला स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन नंबर सी। ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन सिंधु नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है यह कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन सर्वशक्ति है जो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती या हैती से निकालने के लिए, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के पुलिसों के द्वारा चलाया जा रहा है मवेशी तस्करी पर रोक के लिए ऑपरेशन कामधेनु। वही ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में जंगल की आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया। बॉम्बे बकेट जो है ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड में जंगल की आग रोकने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट
कहाँ चलाया गया? हिंसा भड़काने वाले अलगाववादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हैंड चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वीडन में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल में भारतीय नौसेना के बेड़े में कुछ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है। यह कौन सा है? तो INS अरनाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है तटीय सुरक्षा और निगरानी करेगा। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? यह कौन सा योजना है? अभी हाल ही में बजट में इसे जारी किया गया। 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 100 जिलों के किसानों को सहायता इससे मिलने वाला है। सिमोना हालेप, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? सिमोना हालेप यह किससे संबंधित है? टेनिस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिमोना हालेप का संबंध टेनिस से है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM अजय योजना, इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइएगा। अभी टोटल जो है राष्ट्रीय पार्टी जो है टोटल 6 ही हैं। इसमें से कौन सा है? तो केवल बहुजन समाज पार्टी जो है यह जो है राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी है। गौर सुनिएगा, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। एक बार फिर से, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आम आदमी पार्टी का चिन्ह झाड़ू है, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी का तो जानते हैं कमल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हाथी, दराती और सितारा है, वही कांग्रेस का तो हाथ पंजा जानते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी का आपका क्या है? तो पुस्तक है। इसका जो राइट आंसर होगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है? उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते थे। बिल्कुल है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते थे। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। यह तीनों कथन सही दिया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका स्वीकार करते हैं। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। यह तीनों कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, कल सैटरडे है, इसका सारा क्यूज कल होने वाला है रिवीजन के तौर पर, तो आप लोग उस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से गलत कथन कौन सा है? देखते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3रे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। यही क्या है? गलत है। बाकी सभी को देखते हैं। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। जी हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। यह भी सही दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता के समय में नेहरू के विचार हैं। नेहरू का विचार बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना, तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना, यह भी सही है। धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी यह नहीं है। केवल 1, 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट सूची पर केंद्र को ही अधिकार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिया गया है आपका कनाडा से।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 248 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन तो आपका पंचायती राज से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ शहरी स्थानीय निकाय, तो 74वां संविधान संशोधन होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा 12वीं अनुसूची में 18 विषय को जोड़े गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। बिल्कुल सही है। न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। संविधान के उद्देश्य का प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तावना याद रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसे याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये किसमें मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। संविधान गठन के समय संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य दिए गए हैं? देखिए कौन सा कथन असत्य दिए गए हैं, गलत कौन सा है? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई, यह भी सही है। दोनों के दोनों सही हैं, तो कौन सा गलत है? तो ना तो एक गलत है और ना ही 2। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 22 के बारे में चलिए जानते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 में है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यह भी सही है। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले को 1 माह के भीतर एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख रखना होगा, यह जो है गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का कोई भी मामला एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख 3 माह के भीतर रखना आवश्यक है। यहाँ पे दिया गया है 1 माह के भीतर, जो कि गलत है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKRV राव द्वारा किस वर्ष की गई थी? वैज्ञानिक आधार पर VKRV राव ने अवधारणा 1931 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में, और उस समय आय जो बताए थे 20 रुपया, ठीक है। और 1931 में जब इन्होंने VKRV राव, माफ करिए, VKRV राव ने अपना आधार दिया था 1931 में, इसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 49 रुपया बताया था, 49 रुपया, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और अभी जो है 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.4 लाख रुपए है। कितना है? 2.4 लाख। बताइए पहले 16 में कितना अंतर हो गया है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप जो है M1 है। कौन सा है? M1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं, M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। M1 की तरलता M3 की तुलना में सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा, M1 को संकुचित मुद्रा और M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? यह संबंधित है आपका जर्मनी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए डी जोन्स सूचकांक कहाँ का है? न्यूयॉर्क का। डी जोन्स सूचकांक न्यूयॉर्क का। निक्की जो सूचकांक है यह टोक्यो का है, और मिडडेक्स जर्मनी का। IPC मैक्सिको का। सेंट थाईलैंड का है। सेबी की बात करते हैं तो हमारे देश में सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। सेबी जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, हालांकि इसको मान्यता 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध इनमें से किससे है? करवे समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु उद्योग से। लघु उद्योग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना कब की गई थी? 1955 ईस्वी में। ग्राम तथा लघु उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। देखिए नरसिम्हन समिति,
R.H. खान समिति जो कि 1997 में आया था, नरसिम्हन समिति 1991 में आया था, नरसिम्हन समिति 2 1998 में आया था, रघुराम राजन समिति 2008 में। यह चारों जो है यह बैंकिंग से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, R.H. खान समिति, रघुराजन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से। राजा जे चलैया समिति, राजा जे चलैया समिति कब आया था? 1991 में, और यह किससे संबंधित है? कर सुधार से। केलकर समिति 2002 में आया था और यह भी कर संबंधी से संबंधित है, कर संबंधी सुधार से संबंधित है। राजकोषीय और मौद्रिक नीति से संबंधित है एस तारपोर समिति, राजकोषीय और मौद्रिक नीति से संबंधित है। और एस तारपोरकर समिति कब आया था? 1997 में। NKC समिति 2016 में आया था और उर्जित पटेल समिति 2014 में आया, और यह तीनों के तीनों जो है राजकोषीय और मौद्रिक नीति से संबंधित है। तारपोरकर समिति, NKC समिति, उर्जित पटेल समिति राजकोषीय और मुद्रा से संबंधित है। राजा जे चलैया समिति, केलकर समिति कर संबंधी से। R.H. खान समिति, नरसिम्हन समिति, रघुराजन समिति यह बैंकिंग क्षेत्र से है। अलग समिति, याद रखिएगा, अलग समिति कब आया था? 1979 में, और यह किससे संबंधित है? गरीबी से। लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति आपका आया था 1993 में, और यह किससे संबंधित है? गरीबी से। तेंदुलकर समिति यह कब आया था? 2009 में, और यह किससे संबंधित है? गरीबी से। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति कब आया था? 2012। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ें। और एक है रघुराजन, रघुराजन याद रखिएगा बैंक से, जो कि 2018 में आया था, और रंगराजन यह गरीबी से है, जो कि 2012 में आया था। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? चुनावी बॉन्ड योजना को यह पेश किया गया था 2017-18 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसे हालांकि रद्द कर दिया गया है, लॉन्च किया गया था 2018 में, लेकिन अभी वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल तो है ही है, सूरज का प्रकाश जरूरी है, जल भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। 1 2 3 4 हो जाएगा। एक फॉर्मूला इससे याद रखिएगा, 6CO2 + 6H2O एरो 6, देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे, 6CO2 + 6H2O एरो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज हो गया, और फिर 6O2। ये हम लोग 9th 10th में पढ़े थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही दिया गया है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, जी हाँ। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रेशम उत्पादन भारत जो है विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। प्रथम स्थान नहीं रखता है कि विश्व के अग्रणी देशों में से यह एक है। मिलान करना अम्ल का नाम जिसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाएगा बता सकते हैं? चूने के पानी में, चूने के पानी में। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर कच्चे आम मिश्रण में पाया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाएगा। और भी याद रखिएगा, एस्टिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल जो है हरी सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी में जैसे कि पालक हो गया, फिर एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल ये सब में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम ये सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्षारक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारक है, और यह खाने का सोडा में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर करना है जी। देखिए, समानतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी, प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी नहीं, यह बड़ी होता है। यह गलत दिया गया है, अपोजिट होना चाहिए था, यह गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक
क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। बिल्कुल सही है, 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार छोटा होता है, इसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है, न के बराबर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। क्रोमोसोम एक होता है, कोशिका अंगक भी इसमें नहीं पाया जाता है। वही यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो सबसे इसका आकार जो है सबसे बड़ा होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक होते हैं, केंद्रक झिल्ली भी इसमें उपस्थित होता है, क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास का अवधारणा किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी पुस्तक में कब 1859 ईस्वी में मिलान करने के लिए फाइलम और विशेषता दिया गया है। एनेलिडा संघ में आपका जाएगा केचुआ नेरिस। तो बताइएगा, एनेलिडा संघ वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, इसमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। ऑर्थोपोडा जो कि सबसे बड़ा संघ है, जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा ही है, दूसरा मोलस्का है, तो ऑर्थोपोडा हो जाएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। मोलस्का, इसमें खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है। इकाइडोडर्मेटा त्वचा कांटों से आच्छादित रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, ए होगा। पुष्प पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक जननांग के बारे में विचार करना है। पुंकेसर नर जनांग है जो परागन बनाता है, बिल्कुल पुंकेसर जो है नर जनांग है जो परागन बनाता है। स्त्री केसर मादा जनांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागन, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प स्थानांतरण पर परागन कहलाता है। बिल्कुल सही है जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। अच्छा चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता नहीं होती है, यह गलत है। नहीं कैसे होती है, होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता होती है, यह गलत दिया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों मुक्त राइजोबियम से होता है, बिल्कुल सही है। केवल 2 जो है सही दिए गए हैं, 1 जो है गलत दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए कोई भी कमेंट नहीं करें कि हाँ इसका ये आंसर होगा, उसका वो आंसर होगा। ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 71। हालांकि ज्ञान बिंदु में भी गलत दिया हो रहता था तो भी हम उसे सही करके हम करवाते थे। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बताइएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा, तो ध्वनि की आवृत्ति के द्वारा। तीक्ष्णता जो है ये किसके द्वारा, तो आवृत्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। धनात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा है, तो हो जाएगा आपका अल्फा किरण। बीटा नेगेटिव होता है, कैथोड पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, यदि धरती की गति को बढ़ा दिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट, ये तो आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, ये तो मुझे भी दिखाई नहीं देता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका फॉर्मूला दिया गया है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... 1/Rn। फिर एक और फार्मूला है 1/R1 + 1/R2। इसी तरह से सॉल्व करेगा, आप लोग तो जानते ही होंगे, न्यूमेरिकल पढ़े भी होंगे। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका फार्मूला मैं बता सकती हूँ, C-0/100 या फिर C/10 भी हम लोग बोल लेते हैं, C/5 भी बोल लेते हैं। F-32 F-32/180, जैसे 1 सुनकर क्या 5 9, तो F-32/9 भी बोल लेते हैं, 6-0/5 या फिर C/5 भी बोल लेते हैं। फिर उसके बाद
इसी को तरह से कैलकुलेट करिए तो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। डिश स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है, ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ऑप्शन अभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, डिश स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है जो मानव द्वारा देखा जाता है। इस श्रृंखला के विकिरण को दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है, जिसमें गामा किरण, एक्सरे किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं कम होगा, क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट है, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है। आदर्श ईंधन के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। बिल्कुल होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषण करते हों। बिल्कुल। यह आसानी से जलने वाले, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह भी सही है। नेक्स्ट है, इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। यह गलत दिया गया है। इस आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक, ज्वलन ताप निम्न होता है। ज्वलन ताप निम्न होता है। नेक्स्ट है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है या फिर किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है आपका टिंडल प्रभाव का। चाहे धुंध या कोहरा हो, घने जंगलों में सूरज की किरणें आती हो, मूवी थिएटर में प्रोजेक्ट से आने वाला प्रकाश हो, यह सभी के सभी टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त हार्मोनों में से कौन से जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थितियों में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? बताइएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको मधुमक्खी काट लिया, मधुमक्खी काटने वाला हो तो तुरंत एड्रिनल हार्मोन आपको संकेत देगा कि यहाँ से भागो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए, गुस्सा होता है इसी के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम। सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का ही होता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा, पहले रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। प्रभाव याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य घटता है तो आवृत्ति बढ़ता है। एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एस्पिरिन के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। यह प्रभावी दर्द निवारक होता है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता। यह तांत्रिक सक्रिय होता है। एस्पिरिन नार्कोटिक पीड़ाहारी होता है। यह गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक वर्ग के पीड़ाहारी है। यह औषध कंकाल की पीड़ा है, जैसे कि संधि शोध के कारण होने वाली पीड़ा में आराम देने में प्रभावी होता है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन को हाल ही में 2023 ईस्वी में शामिल किया गया है। यह बनवाया गया था 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए, लाल किला को 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट को 2012 में, सब इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को 2012 में, रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया। नालंदा विहार को 2016 में शामिल किया गया। अपना महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया है। कच्चनजंगा जो कि पर्वत है, सिक्किम में है, इसको 2016 में शामिल किया गया। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भूदर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूदर, गिरी, नग, अद्री, यह सब जो है पहाड़ का है। इसका आंसर मैं टिक करके निकलती हूँ। 85 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइएगा, ये तो जी क्या आ गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत अपने भारत में 1992 में किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एच कामेरलिंग। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक एच कामेरलिंग हैं।
एच कामेरलिंग सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ हैं। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? रुडोल्फ। गैस इंजन की खोज डेमलर ने। मशीन गन का हो जाएगा जेम्स पक्कल। एलईडी होलोनिक जूनियर ने एलईडी की खोज की थी। प्रक्षेपास्त्र की खोज वर्नर बॉन ब्राउन ने की थी। हे राम तुम कहाँ हो कौन सा कारक है? हे राम संबोधन कारक। हे अरे हो जी, ये सब जो है किसका उदाहरण है? संबोधन का उदाहरण है। जैसे कि हे भगवान यह क्या हो गया, अरे तुम कब आए, वो लड़के इधर आओ, ये सब जो है संबंध बोधक संबोधन कारक है। नेक्स्ट है 89 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, यही गलत है। मुझे बहुत दुख हुआ यह होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? किस खेल से बंकर तथा मैलेट? बंकर तथा मैलेट का संबंध आपका हो जाएगा पोलो से। बंकर तथा मैलेट का संबंध किससे है? पोलो से। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो पेरिस में। इसका स्थापना कब हुआ था जी? 1948 में। इसमें टोटल 38 देश शामिल हैं। भारत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइएगा। अधिनियम पूछ रहा है कब पारित हुआ था, तो 5 सितंबर 2005 को। अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 5 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ था जी? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, मिस्टेक हो सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। वही 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1917 में दिया गया है जी, 1944 में, 1917, 1944 और 1963। 1917, 1944 और 1963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका आंसर टिक कर देते हैं। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आंसर भी ना टिक करें उसके लिए भी कमेंट आ जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्या जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं परचेज करूंगी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। 97 का हो जाएगा डी। 98 इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका क्यूज लगाना चाहते हैं, खुद से रिवीजन करना चाहते हैं, खुद से अपने आप को जांच करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके क्यूज लगा सकते हैं। वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा, जब आपको जिस टाइम मिलेगा उस टाइम मैं प्रैक्टिस शीट लगा दूँगी, क्यूज बोर्ड लगा दूँगी। 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वही बताइएगा। और हाँ, इसे आप लोग शेयर भी किया करिए। थोड़ा भी चैनल है जो बैठ गया है, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला है, इस कारण से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और पसंद आया है तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।